हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी के मेक मैथ्स ऑफ में। हम बात कर रहे थे दोस्तों वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। दोस्तों हम वर्ग वर्गमूल चैप्टर को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो आप बड़े ध्यान से समझिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्ग वर्गमूल के पार्ट थर्ड के बारे में, जिसमें से हमने वर्ग को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्गमूल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गमूल को दर्शाते कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं लिखता हूं यहां पर x का वर्गमूल, x का वर्गमूल। यदि मुझे इसे दर्शाना है तो इसे दर्शाएंगे हम अंडर रूट ऑफ x, x के अंडर रूट में इसे हम दर्शाएंगे। अच्छा, इसे हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, या x की घात 1/2। किसी भी संख्या के वर्गमूल को हम उसकी आधी घात के रूप में भी दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे बोलता हूं 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 16। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम वर्गमूल को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट होता है दोस्तों इसी में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, दो वर्गमूल होते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के दो वर्गमूल होंगे। दो वर्गमूल कौन कौन से होंगे? एक वर्गमूल होगा आपका धनात्मक वर्गमूल, और एक होगा आपका ऋणात्मक वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल किसी भी संख्या के। अच्छा, बात करते हैं जब नॉर्मली क्वेश्चन होता है तो उसमें हम ज्यादातर जो मान्य होता है वो धनात्मक वर्गमूल होता है, क्योंकि ऋणात्मक वर्गमूल की इतनी आवश्यकता हमें होती नहीं है, इसीलिए हम धनात्मक वर्गमूल को काम में लेते हैं। इसको हम प्रूव कर लेते हैं किस तरह से किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए 36 का वर्गमूल। 36 का वर्गमूल लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ x। मान लीजिए कि 36 का जो वर्गमूल है वो x के बराबर है। 36 का जो वर्गमूल है वो x के बराबर है। यदि मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देता हूं, x का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 36। 36 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा x स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले से हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 6 x प्लस 6 बराबर 0। अच्छा दोस्तों, ये बराबर 0 है, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा या ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, तभी तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 होने वाली है। तो पहले हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। इसी प्रकार जब हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 6 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस 6। तो आपने देखा दोस्तों कि x के दो मान आ रहे हैं, x बराबर 6 और x बराबर माइनस 6। इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। आगे हम बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, जिस तरह से जोड़ना
जोड़ना प्रतिलोम संक्रिया जोड़ना की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होती है। जोड़ना की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होती है। प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, जोड़ने का उल्टा घटाना होता है। उसी प्रकार गुणा करने का उल्टा, गुणा करने की प्रतिलोम संक्रिया भाग देना होता है, भाग देना होता है। उसी प्रकार वर्गमूल की प्रतिलोम संक्रिया वर्ग होती है। वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखना, बेसिक बातें हैं। जोड़ने का उल्टा घटाना होता है, गुणा करने का उल्टा भाग देना होता है, और वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया आपके लिए, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन होता है x+2/y = यहाँ पर लिख देते हैं हम 3। जैसे कि एक कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, और ये इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इधर से किसी भी वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये संक्रियाएं लागू होती हैं। कैसे कि यहाँ पर y से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब y यहाँ पर डिवाइड में है। यदि हम y को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर भाग में है, इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा। यहाँ पर x प्लस में है, यदि x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने ये 3 पॉइंट आपके लिए बताए हैं जो कि बेसिक हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। आगे बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात करने की हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, सीधे कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी काफ़ी संख्याएं आएंगी जहां पर हमारी ट्रिक लागू नहीं होगी, वहां पर आपको गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो सीख लेते हैं गुणनखंड विधि को। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1764 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? ऐसे गुणनखंड या ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, वो अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें उनकी भाजकता भी मालूम होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर लास्ट में सम अंक है, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 2 8 16 8 बार, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से जा सकता है, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर विषम अंक आ गया लास्ट में। बात करते हैं 4 और 4 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जा सकता है। दोस्तों चिंता मत करना, अभी हम भाजकता बताने वाले हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, इस तरह से देखने के लिए। तो इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 1 और 4 5, 5 और 7 12। फिर 3 का भाग जा सकता है इसमें, 3 चौक 12 और 3 9 27। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 से 49 7 बार और 7 से 7 1 बार। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमने 1764 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 1764 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो है हमारे पास 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, ये 1764 के अभाज्य गुणनखंड हैं। यदि हम 1764 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से तो इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे इसमें, जिस अंक का जोड़ा बनेगा, जिस अंक का जोड़ा बनेगा उस जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 का जोड़ा बना तो 3 के जोड़े में से 3 निकाला। इसी प्रकार यहाँ पर 7 का जोड़ा बना और 7 के जोड़े में से 7 निकाला और इनका कर देंगे गुणा, और 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। 1764 का जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 21 344 21 344। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इकाई अंक 4 है, इसीलिए 2 का भाग इसमें जा सकता है। 2 एकन 2 और ये 1 0, फिर 2 एकन 2 और ये 7 बार, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक मिनट, 2 एकन 2 0 और 2 छिक्की बार है, सॉरी 2 छिक्की बार है, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें भी इकाई अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 3 6 और ये 1 बार। देखिए अब इसमें इकाई अंक विषम संख्या आ गया, तो अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। देख लेते हैं 3 का जाएगा क्या, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग जब हम इसमें देने वाले हैं, 3 एकन 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 2 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं किसका भाग जाएगा। 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30। इसमें 3 का भाग 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे हम इसमें, 3 पंजे 15, 2, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25। तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा। हम इसमें देखते हैं जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें 3 के बाद 4 का भाग, जब 2 का नहीं जा रहा है और इसमें वैसे भी विषम इकाई अंक है तो इसमें आपका 4 का तो जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर देंगे हम दोस्तों 7 का भाग। इसमें 7 का भाग जब हम इसमें देते हैं, 7 7 49, 7 बार, सॉरी 7 8 56, यहाँ पर बचेंगे 3, 7 चौक 28 और 7 7 49। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 7 एकन 7, 1 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 का भाग चला जाएगा। 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7। अब दोस्तों इसमें जाएगा 11 का भाग 11 बार और 11 का भाग 1 बार। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास 21 344 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। और जब हमने अंडर रूट लगा दिया, अब देखिए इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 के बदले में 2 आ जाएगा। 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 3 ले लेंगे। 7 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 7 ले लेंगे। और 11 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 11 ले लेंगे। इनका सबका कर देंगे गुणा और हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणा 11 और ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 46, 462 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की विधि। तो इस विधि से हमने एक चीज सीखी, इससे हमने सीखा
हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या में अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। अभी दोस्तों देखा आपने, जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड के जिसमें जोड़े बन रहे थे उसका वर्गमूल भी निकल रहा था। इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। जब पूर्ण वर्ग संख्या में अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में मिलते हैं? जोड़े के रूप में मिलते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड के जोड़े किसी संख्या के नहीं बनते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें भाजकता आना जरूरी है। तो मैं भाजकता बता देता हूं इसमें। वैसे ये टॉपिक का, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन अब भाजकता बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना भाजकता के आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते और भाजकता आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों भाजकता के बारे में बात कर लेते हैं। भाजकता, सबसे पहले बात करते हैं दो की भाजकता। दो की भाजकता के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो, ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक क्या हो? सम हो, वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे संख्याएं 2 से भाज्य होंगी, 2 से भाज्य होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कि मैं लिखता हूं, इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सी 2 से भाज्य और कौन सी 2 से भाज्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इकाई अंक देखना है आपको। इकाई अंक सम हो या फिर इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इकाई अंक यहाँ पर 3 है तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। इस संख्या में देखें तो इसका इकाई अंक 2 है तो ये 2 से भाज्य हो जाएगी। इसका इकाई अंक 0 है तो ये 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 3 से भाजकता। 3 से भाजकता के बारे में बात कर लेते हैं। 3 से भाजकता के बारे में बात करें, संख्या के अंकों के योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफी क्वेश्चंस में आता है 3 की भाजकता। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या यदि उसमें हमें 3 की भाजकता चेक करनी है तो 3 की भाजकता जांचने के लिए उसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। यदि उसके अंकों के जोड़ में 3 से पूरा भाग जाता है तो संख्या 3 से भाज्य होगी, अदरवाइज संख्या 3 से भाज्य नहीं मानी जाएगी। इसके लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 78, 323, 46, 72, 15, 3, 7, 2, एक और ले लेते हैं 48, 73 और ये
5। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या इनमें से 3 से भाज्य और कौन सी नहीं है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। 7 + 8 + 3 + 2 + 3, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। इसका योग आया दोस्तों 23। क्या 23 3 से भाज्य होता है? नहीं, तो यह संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। इसके बारे में देखें। 4 और 6 10। दोस्तों हम 3 से भाजकता की बात कर रहे थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गई थी। ठीक है, देखिए 3 से भाजकता की बात कर रहे थे हम कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया भाज्य होगी। जैसे पहली संख्या है 78 323। इसके अंकों को यदि हम जोड़ते हैं 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 3 23, 23 3 से भाज्य नहीं होता है, इसीलिए संख्या भी 3 से भाज्य नहीं मानी जाएगी। यहाँ बात करते हैं 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। इसमें योग आया 19। संख्या 19 3 से भाज्य नहीं होगा, तो संख्या भी 3 से भाज्य नहीं मानी जाएगी। यहाँ बात कर लेते हैं 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। यहाँ पर योग आया आपके पास 18। 18 3 से भाज्य होता है, इसीलिए संख्या भी 3 से भाज्य मानी जाएगी। यहाँ बात करते हैं 4 और 8 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। योग आया आपके पास 27। 27 दोस्तों 3 से पूर्णतया भाज्य होता है, इसीलिए संख्या भी 3 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। दोस्तों 3 से भाजकता आपको समझ में आ गई होगी। ये भाजकता इंपॉर्टेंट है, 3 से भाजकता इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों 4 से भाजकता। 4 से भाजकता दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि में 4 की भाजकता का कोई काम पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 4 अभाज्य एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए लेकिन ये भाजकता में काम आती है, इसीलिए जब हम भाजकता पढ़ ही रहे हैं तो सभी संख्याओं की भाजकता पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 की भाजकता पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया भाज्य हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया भाज्य हैं तो संख्या भी 4 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 48 46 64 48 65 42 76 89 00। देखते हैं दोस्तों, तीनों संख्याओं को चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य है। सबसे पहले देखते हैं, मैंने बोला था कि अंतिम 2 अंकों को आप चेक कीजिए। यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। देखिए अंतिम 2 अंकों को देखें दोस्तों तो 64 4 से पूर्णतया भाज्य होता है, इसीलिए यह संख्या भी 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। 42 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसीलिए यह संख्या भी 4 से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम 2 अंक 0 हैं। देखिए यदि अंतिम दोनों अंक 0 आ जाते हैं तो संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 5 से भाजकता के बारे में। 5 से भाजकता के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत सिंपल है। 5 से भाजकता के बारे में बात करें दोस्तों, सिंपल है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। यहाँ बात कर लेते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या
वह संख्या 5 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं कुछ संख्या लिख लेता हूं, 72, 89, 85, 48, 49, 0, 72, 48, 2। ठीक है दोस्तों, देखते हैं तीनों संख्या को, इनमें से कौन सी 5 से भाज्य और कौन सी 5 से भाज्य नहीं है। हमने क्या बोला है कि यदि अंतिम अंक किसी संख्या का 0 या 5 है तो वो 5 से पूर्णतया भाज्य होगी। देखिए इस संख्या को देखें, अंतिम अंक 5 है, 5 से पूर्णतया भाज्य संख्या मानी जाएगी। इस संख्या को देखें तो इसका अंतिम अंक 0 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। इसका इकाई अंक देखें तो 2 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतया भाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से भाजकता आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं 6 से भाजकता। 6 से भाजकता के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों 6 से भाजकता के बारे में बात करें। देखिए दोस्तों 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। इसका मतलब यदि किसी संख्या में 2 की भाजकता और 3 की भाजकता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। इसका मतलब 6 की भाजकता में हम 2 की भाजकता और 3 की भाजकता को लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया भाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। इसके लिए हम उदाहरण लिख लेते हैं 46, 49, 0, 72, 81, 27, 48, 0, 0। ठीक है दोस्तों, चलो इन तीनों संख्या को चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था अभी कि 6 के 2 गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। यदि 6 के दोनों गुणनखंड लागू होते हैं, यदि संख्या 2 और 3 से पूर्णतया भाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो इसमें हम 2 और 3 की भाजकता चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 की भाजकता चेक करें तो इकाई अंक 0 है। मैंने अभी बताया था कि 2 की भाजकता में इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया भाज्य होगी। इसका मतलब यह संख्या 2 से तो भाज्य है, यह संख्या 2 से तो भाज्य है। अब बात करते हैं 3 की भाजकता की। 3 की भाजकता में अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य मानी जाएगी। यहाँ पर देखते हैं 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 9, 14 और 9 बात करते हैं 23, 23 योग आ रहा है। योग इसका कितना आया? 23 आया। 23 3 से भाज्य नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या 6 से भाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं इकाई अंक इसका कितना है? 7 है इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है? 7। तो दोस्तों 7 इकाई अंक विषम संख्या है तो 2 से ही भाजकता नहीं है, इसका मतलब 6 से भी यह संख्या भाज्य नहीं होगी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 की भाजकता चेक करें दोस्तों, तो 2 की भाजकता तो है, इकाई अंक क्या है? 0। यदि अब हम 3 की भाजकता चेक कर लेते हैं, 2 की भाजकता है, 3 की चेक कर लेते हैं। 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 3 से पूर्णतया भाज्य होता है, इसीलिए यह संख्या 3 से भी भाज्य होगी। जब 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 की भाजकता आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों 7 की भाजकता के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि कोई काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि 7 की भाजकता है उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उससे बेटर तो ये है कि हम 7 का भाग देकर ही सीधी सीधी संख्या को चेक कर लें कि संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 7 की भाजकता मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको याद भी नहीं रखनी है। 7 की भाजकता होती है दोस्तों कि कोई संख्या है उसके इकाई अंक में, जैसे कि मैं संख्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं संख्या दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये संख्या है। अब इस संख्या में हमें 7 की भाजकता चेक करनी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक लेना है, इकाई अंक में 2 का गुणा करना है, इकाई अंक लेना है, 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करने पर जो भी मिलेगा, 2 का गुणा करने पर जो भी मिलेगा उसे इस संख्या में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब हम माइनस करेंगे इस संख्या में से तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 1 और ये 34। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस दोबारा करना है, इकाई अंक लेना है, उसमें 2 का गुणा करना है, जो भी 2 का गुणा करने पर आएगा उसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस फिर दोहराना है। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे इकाई अंक में, जो भी संख्या आएगी 18, 18 को इसमें से माइनस करना है। जब हम इसमें से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 14। अब देख लेते हैं दोस्तों, 14 में 7 का पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब है संख्या भी 7 से पूर्णतया भाज्य होगी। दोस्तों काफी लंबी प्रोसेस है तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी देर में तो हम 7 से भाग देकर भी देख सकते थे, तो इसीलिए 7 की भाजकता कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं 8 की भाजकता। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले 4 की भाजकता के बारे में बात की थी। 4 की भाजकता के बारे में हमने अब सीखा था कि 4 की भाजकता में संख्या के दोनों इकाई अंक यदि 4 से पूर्णतया भाज्य हैं तो संख्या भी 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। सेम भाजकता 8 की है। 8 की भाजकता में अंतिम 3 अंकों को हम चेक करेंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया भाज्य हैं तो संख्या भी 8 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो संख्या भी 8 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। 48, 76, 512, 46, 89, 000, 89, 72, 81, 21। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेते हैं तीनों संख्या को कि तीनों संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहली संख्या के बारे में बात करें तो इसके अंतिम 3 अंकों के बारे में बात करते हैं। तो 512, सबसे पहले हम 512 को चेक करेंगे कि 512 में 8 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। देखिए 8 का जब हमने 51 भाग दिया तो 8 छिक्की 48 होता है, यहाँ पर बचेगा 3 और 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य है। 512 में 8 का पूरा भाग जाता है, तो इसीलिए पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंतिम तीनों अंक क्या है, 0 हैं। अंतिम तीनों अंक क्या है, 0 हैं। दोस्तों जैसा हमने 4 की भाजकता में पढ़ा था कि यदि अंतिम दोनों अंक 0 हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। सेम यहाँ पर है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक 0 हो जाते हैं तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इस संख्या के बारे में, इसके अंतिम तीनों अंक के बारे में बात करें तो 121 है। यदि हम 121 में 8 से भाग देते हैं, 121 में 8 से भाग देते हैं तो 8 से भाग देने पर देखिए 8 का 8, 4 बचेगा 1। यहाँ पर ये संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य नहीं है, 121 में 8 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसीलिए यह संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे 9 की भाजकता के बारे में। 9 की भाजकता के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 9 से भाजकता, 9 से भाजकता के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए जैसे हमारी जो 3 से भाजकता थी वो इम्पोर्टेंट थी, ऐसे ही 9 से भाजकता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 से भाजकता के बारे में बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने 3 की भाजकता में पढ़ा था कि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य मानी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें 9 से भाजकता, तो यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं यदि संख्या के अंकों
का योग 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, चल कुछ संख्या ले लेते हैं चेक करने के लिए। 72, 81, 45, 44, 18, 0, 4। यहाँ ले लेते हैं 27, 54, 63। ठीक है दोस्तों, तीनों संख्याओं को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़कर देखेंगे। इसमें देखें 7 और 2 9, 9 और 8 26, सॉरी 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। योग आया दोस्तों 27। क्या 27 9 से पूर्णतया भाज्य होता है? बिल्कुल होता है। जब 27 9 से पूर्णतया भाज्य है तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतया भाज्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरी संख्या के बारे में। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 0, 17 और 4 11, सॉरी 17 और 4 21। इसका योग आया आपका 21। कितना आया दोस्तों? 21 आया। क्या 21 9 से पूर्णतया भाज्य होता है? नहीं होता। जब 21 में 9 से पूर्णतया भाज्य नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी 9 से पूर्णतया भाग नहीं जाएगा, तो यह संख्या भी भाज्य नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इस संख्या के बारे में। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। योग आया दोस्तों 27। जब 27 9 से पूर्णतया भाज्य होता है, 27 9 से पूर्णतया भाज्य होगा तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, 9 की भाजकता आपको समझ में आ गई। तो ये 9 की भाजकता काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं 10 की भाजकता। दोस्तों 10 की भाजकता के बारे में बात करें तो 10 की भाजकता बहुत सिंपल है। 10 से भाजकता, 10 से भाजकता के बारे में बात करें दोस्तों तो 10 से भाजकता बहुत सिंपल है। 10 से भाजकता में आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि संख्या का अंतिम अंक 0 है या नहीं है। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी? 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि यदि संख्या का अंतिम अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। वह संख्या 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक संख्या लिख देता हूं मैं, ये संख्या, और एक लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें देखें तो इसका अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। इसका इकाई अंक 0 नहीं है तो ये संख्या 10 से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 10 से भाजकता बहुत सिंपल है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं 11 की भाजकता। दोस्तों 11 की भाजकता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से भाजकता, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 11 से भाजकता पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 11 की भाजकता के बारे में बात करें तो देखो दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि संख्या के एकांतर अंकों का योग फिर उसका अंतर करते हैं। देखो समझ लेते हैं कैसे, पहले लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। यदि संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22, 33 ... है तो वह संख्या 11 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, आपको क्या देखना, जैसे कि मैं एक संख्या लिख देता हूं।
है दोस्तों, जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है आपके सामने, ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको चेक करना है कि ये संख्या 11 से पूर्णतया भाज्य है या नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने लिखा है कि यदि संख्या के एकांतर अंकों, इसको समझिए दोस्तों, एकांतर, एक का अंतर, एकांतर, देखिए एकांतर का मतलब है एक अंक लीजिए, एक छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। मतलब आपको एक लेना है और एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है, उसे बोलते हैं एकांतर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16। ठीक है दोस्तों, इन सभी का योग आ गया आपका 16, सबका योग कितना आ गया 16। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो अंक आपने छोड़े हैं दूसरी बार में उन अंकों को लीजिए, जैसे कि ये 8, ये 6 और ये 2। अब इनका क्या करते हो आप, योग कीजिए। 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो इनका भी योग कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला है, एकांतर अंकों का योग, तो एकांतर अंकों का योग कर लिया ना, ये एकांतर था, ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, ऐसे ही ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, तो ये एकांतर अंकों का योग आ गया। और जो एकांतर अंकों का योग आया है, अब उसका अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर इसका आया 16 और इसका भी कितना आया 16, तो 16 माइनस 16 बराबर आ गया 0। इनका जो अंतर है वो 0, 11, 22, 33, 44 या 11 के गुणज में आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतया भाज्य होगी। इसका मतलब यह संख्या भी 11 से पूर्णतया भाज्य होगी, क्योंकि अंतर कितना आया दोस्तों 0। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। देखिए 11 की भाजकता के लिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 72, 314, 46। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 528, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए एकांतर अंकों का, एक लिया, दूसरा छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो एकांतर अंकों को लिया आपने, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। दोस्तों इनका योग कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब जो छोड़े थे उनको लीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 और 1 3, 3 और 4 7। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इनका अंतर देखिए, 20 माइनस 7 कितना आया दोस्तों 13। क्या 13 इसमें आ रहा है, 0, 11, 22, 33, 44, इसमें 13 नहीं आएगा, 13 11 का गुणज नहीं है, तो इसीलिए यह संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी, यह संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। यदि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 528, 23, 25। ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। एक अंक लीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, इनका योग, एकांतर अंकों का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, तो हमारे एकांतर अंकों का योग आया है 21। ठीक है दोस्तों, अब इनको लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा देखते हैं, 21 माइनस 6 बराबर कितना आता है 15। क्या 15 यहाँ पर कहीं आ रहा है, 0, 11, 22, 33, 11 का गुणन नहीं है, इसीलिए संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। 11 की भाजकता का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, अच्छे से समझना है, क्योंकि 11 की भाजकता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इतनी ही बात करेंगे। आगे आज हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से जो आगे का पार्ट है वो नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे जो भी बचा है वो अगले पार्ट में कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।